हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पावर्ड बाय मोवशाला पर। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और उस चैप्टर का नाम आपके सामने दिख रहा होगा, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है, इसके पहले की जो समय था, ये हम एक तरीके से आपकी 5वीं 6वीं ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जब आपका एक समय क्या था, याद आपको ध्यान होगा कि आपने इसके पहले चैप्टर्स में पढ़ा, हड़प्पा कल्चर के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने वैदिक पीरियड देखा। वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा, अर्ली वैदिक पीरियड देखा। फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड देखा। तो जो हमारा समाज था, हमारी सोसाइटी थी, वो स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ हड़प्पा पीरियड में क्या था, एक तरीके से इगलेरियन सोसाइटी थी। मतलब एक तरीके से समान सोसाइटी थी। मतलब किसी तरीके का जात पात भेदभाव, ये सब सारी चीजें उस समय नहीं उत्पन्न हुई थी। तो समाज अच्छे तरीके से चल रहा था। फिर उसके बाद जब हड़प्पा खत्म हुआ, तो हमारा जब अर्ली वैदिक पीरियड आया या वैदिक काल जब आया, तो वहां पे वेद वगैरह आए, वेदों की रचनाएं हुई, उपनिषद, ब्राह्मण सारी चीजें आपके, आप पुराण वगैरह ऐसा सारी चीजें आप पढ़े हुए। तो अर्ली वैदिक पीरियड में किस चीज की एंट्री हुई, किस चीज का एक तरीके से एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, वर्णा सिस्टम की। वर्णा सिस्टम जो आप पढ़े होंगे, वर्णा सिस्टम की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। लेकिन अभी तक वर्णा सिस्टम समाज में पूरी तरीके से फैला नहीं था, सिर्फ उसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन वर्ण सिस्टम पूरी तरीके से प्रभाव में आ गया, पूरी तरीके से समाज में फैल गया, छा इन द सेंस गया कि तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट कर दिया। पूरे समाज में तो छा ही गया, पूरे आपके जो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर इन्होंने पूरी तरीके से समाज को कैप्चर कर लिया अपने उसमें। पूरा पूजा पाठ, मिथ, पंडितों का पूरा आप समझ सकते हैं, ब्राह्मण समुदाय का पूरा एक तरीके से दबदबा हो गया समाज में। इनका ही सब कुछ चलने लगा कि भैया हम जो कहें हमारी बातें ही मानी जाएंगी। तो ये चीज जब उभर के सामने आ गई, तो समाज में क्या होना शुरू हो गया, आपके कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होना शुरू हो गया, मतलब वर्ण सिस्टम के जब ज्यादा एकदम पूरे तरीके से इन्होंने पूरा फैलाना शुरू कर दिया अपना ब्राह्मणिज्म वगैरह। तो जब इस तरीके की चीजें दिखने शुरू हो गई, कब, आपकी लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में आपका वर्ण सिस्टम पूरी तरीके से समाज पे अपना असर छेड़ चुका था। तो अब जब इस तरीके की चीजें सामने उत्पन्न होना शुरू हो गई, तो क्या हो जाएगी हमारे सोसाइटी में, जब डिफ्रेंसिएशन शुरुआत हो जाएगा, ऊंच नीच इन सबके भेदभाव शुरू हो जाएगा, तो फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। तो यही सब दिक्कतों को दूर करने के लिए भी कोई न कोई इसी समाज में से निकल के आएगा। इसी समाज में से ही कोई न कोई आवाज उठाएगा कि भैया बस अब हो गया, अति हो गया। कोई एक नई विचारधारा आएगी, कोई एक नया धर्म आएगा, या कोई नई एक सिस्टम आएगा, जो कि इस कॉम्प्लेक्सिटी में जो पूरी तरीके से चलता आ रहा है, पूरा समाज को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा चुका है, उससे मुक्ति दिलाएगा या उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो यही चीज आना शुरू हुआ आपके 6वीं शताब्दी के आसपास, जब पूरी तरीके से आपका वर्णा सिस्टम आपका लेटर वैदिक पीरियड में समाज में कैप्चर कर चुका था। तो उसी वर्ग में से ही लोग आए कुछ, जो कि अपने विचारों को, अपनी बातों के लोगों के बीच लेके गए, और उनको पूरी तरीके से लोगों ने उनकी बातों को, उनकी विचारधाराओं को एक्सेप्ट किया। और जो यहाँ पे फंसे हुए लोग थे, कहाँ पे, जो आपके वर्ण सिस्टम या जो आपके जात पात इन सब में फंसे पड़े थे, जो शूद्र वर्ग था, जो निचला वर्ग था आपके समाज का, वो पूरी तरीके से अपर क्लास कास्ट की वजह से, अपर क्लास की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहा था, वो सब उनका झुकाव किधर होना शुरू हो गया, ऐसी विचारधारा के ऊपर जहां पे सर्वधर्म समभाव या सबकी बराबर की एंट्री थी, कोई ऊंचा बड़ा नीचा नहीं था। तो उसी में से एक आपका धर्म विचारधारा जो भी कहिए, आपका क्या था, बुद्धिज्म था, बौद्ध धर्म जिसको बोला जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन किया, किसके द्वारा किया गया, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं क्या था बौद्ध धर्म, कौन थे इसके प्रवर्तक, कौन थे इसके संस्थापक, कैसे कैसे फैला पूरी दुनिया में, एक तरीके से वैश्विक धर्म के रूप में आगे चल के आगे बढ़ा। तो इसके पूरे देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले, सबसे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आपके कौन थे, आपके जिसको आप भगवान बुद्ध कहते हैं। उन्हीं के बारे में सारी चीजें जानेंगे आगे क्या क्या हुई, कैसे कैसे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट एज वेल एज थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो जो बुद्धिज्म था, मेनली क्रेडिट किसको जाता है इसकी स्थापना करने की, फाउंडर का, वो थे आपके बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध जिनको बोला जाता था। उनका जन्म कब हुआ था ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। 563 BC, 563 BC में बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, इन्हीं को फाउंडर माना जाता है बुद्धिज्म का। तो इनका जन्म हुआ था 563 BC में। कहां पे, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं, लुम्बिनी नामक स्थान, ठीक है। कहां पे हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में स्थित है, ठीक है ना। लुम्बिनी नामक स्थल कपिलवस्तु किस क्लैन में, शाक्य क्लैन, एक क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है ना। क्षत्रिय वंश से देखिए निकल के आए, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब बहुत ही ज्यादा अति हो गया है, इसको सही करने की जरूरत है। तो क्षत्रिय क्लान के होते हुए इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की स्थापना वगैरह की। तो कौन थे वो, गौतम बुद्ध, जो शाक्य कुल के, ठीक है ना। इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था 563 BC में। ये सब एग्जाम के आपके पेट क्वेश्चन है, एकदम अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था बच्चों ध्यान में रखिएगा, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है ना। शुद्धोधन था, वो भी कहा क्या थे, कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन, ठीक। और इनकी माता जी का नाम था महामाया। इस नाम वगैरह भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। महामाया था जो कि प्रिंसेस थी, कहां की, किस वंश की, कोसल वंश की, कोसल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी महामाया, जो कि शुद्धोधन की पत्नी थी और गौतम बुद्ध की मां थी, ठीक। फिर यहां पे एक नाम आपके सामने दिख रहा होगा, महाप्रजापति गौतमी वॉज द स्टेप मदर ऑफ गौतम बुद्ध, यानी इनकी क्या थी, सौतेली मां थी, ठीक है ना, महाप्रजापति गौतमी। तो जो इनकी माता जी थी महामाया, जो इनकी असली मदर थी, इनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध के 1 सप्ताह जन्म लेने के बाद ही। तो जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती तो इनका पालन पोषण किसने किया, इनकी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है ना। इसीलिए देखिए गौतमी नाम था उनका, इसलिए आगे चल के उनका नाम क्या पड़ गया, गौतम बुद्ध, ठीक है ना। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, ठीक है ना। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा, इनकी पत्नी का क्या नाम था, किसके, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था जिससे इन्होंने शादी की, उनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा थी, जो प्रिंसेस थी कोली डायनेस्टी की, ठीक है ना। कोली डायनेस्टी की क्या थी, ये प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, और उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। नाम याद रखिएगा, पूछा जाता, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे सामने। अब देखते हैं भैया, जब राजा का बेटे थे, राजा थे, इनका भी राज्याभिषेक होने के कगार पे आ गया था। तो क्या हुआ कि जिनके पिताजी ने दिखाया, किसी पंडित को हाथ वगैरह दिखाया इनका, या इनकी कुंडली वगैरह दिखाया, तो उनसे पूछा कि देखिए प्रभु कि हमारा बेटा क्या बनेगा। तो जो ऋषि जी थे तो उन्होंने देखा, कहा कि या तो ये, या तो आपका बेटा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो ये क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो पंडित ने बोला ठीक है ना, या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। तो वही हुआ, क्या हुआ, सम्राट तो नहीं बने,
लिखा कुछ और था इनके जीवन में, क्या बने ये? सन्यासी बने आगे चल के। तो कैसे सन्यासी बने, क्या मोड़ आया, ये सब बातें भी आगे करेंगे हम लोग। तो वही है कि इनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो सोचे कि चलो भैया कुछ देख लें, बाहर घूम घाम आए, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कराएं। तो वहाँ पे गए ये लोग, ये आपके गौतम बुद्ध जी। तो बाहर देखे तो दुनिया बाहर की स्थिति कुछ और ही नजर आई। बाहर स्थिति नजर आई कि देख रहे हैं कि दुनिया में, ये तो सोचते थे सबके हालात अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, हम अच्छे तो सब अच्छे, लेकिन बाहर गए देखे कोई कहीं बीमार पड़ा है, कहीं किसी की जीवन लीला समाप्त है, वो जा रहा है शमशान घाट जा रहा है, किसी सन्यासी को देखे, मतलब कई सारे स्टेजेस देखे अलग अलग लोगों के। तो कहे अरे दुनिया तो अजीब है, सोचते कुछ और थे, दिख कुछ और रही है। तो क्या है इस दुनिया का असली सत्य, क्या है इस दुनिया का असली मोह, क्या है माया? तो ये सब प्रश्न, उनका दिमाग विचलित हो गया, पहले से विचलित हो गया कि दुनिया में ये सच्चाई जानना जरूरी है कि इस दुनिया का असली अर्थ क्या है। तो सोचे कि भैया बहुत ये सब शासन वासन नहीं, राजा वजा नहीं बनना है, अब हम जानेंगे ज्ञान की खोज में, उस ज्ञान की तलाश करेंगे जिससे हमें इस दुनिया की सच्चाई का पता चले। तो भैया उन्होंने घर छोड़ने का प्लान बना दिया और घर छोड़ दिए। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष का एज था, आप लोग के एज की उम्र के 29 वर्ष की एज में ही रिनाउंस्ड होम, यानी घर को उन्होंने स्वेच्छा से त्याग दिया। ठीक है ना, घर को उन्हें त्याग दिया और इसी त्यागने के क्रिया को, इसी त्यागने के इवेंट को, घटना को क्या नाम दिया जाता है? महाभिनिष्क्रमण। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं भैया महाभिनिष्क्रमण किस घटना से तात्पर्य है? तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? उनके घर को त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। दैट इज नोन इन द इंग्लिश फॉर्म ग्रेट गोइंग फोर्थ। ठीक है ना। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया और वो क्या बन गए? वॉन्डरिंग एसेटिक, मतलब एक साधु शांतमा, मतलब घूमरण करने वाले व्यक्ति बन गए। उनके पहले टीचर कौन थे? अब भैया तुम ज्ञान की प्राप्ति करने निकले हो तो सबसे पहले क्या करोगे? किसी गुरु से मिलोगे, किसी मेंटर से मिलोगे, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे कि ऐसे पहुंच जाओगे। वही हाल है ना। यहाँ पे देखो हमें क्या ज्ञान मिल रहा है। हमें अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है सबसे पहले, या हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, हमें किसी एग्जाम में आपके पार्टिसिपेट करना है, एसएससी हो गया, चाहे आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट में कोई भी एग्जाम आप जब पढ़ना चाहोगे क्लियर करने के लिए, तो सबसे पहले तैयारी शुरू कर दोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे? एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पूरी तैयारी करोगे ना आप। फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सब कुछ देख दाख के भैया है क्या ये। तो ये भी वही करना चाहिए। तो ये पहले ये तो पता करो कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे मेडिटेशन होता है, कैसे ध्यान होता है, ये सब जानना जरूरी था। भाई राजा के बेटे थे, इतना कुछ पता ही नहीं था। तो ये गए सबसे पहले योग वगैरह सीखने के लिए किसी गुरु के पास। तो उसके सबसे पहले पूछ लिया जाता है उनके पहले गुरु कौन थे, तो उनका नाम था अलारा कालामा। ठीक है ना। तो इनके पास गए, इन्होंने उनको योग वगैरह के बारे में बताया, भैया ये चीज ध्यान करो, ऐसे ऐसे करो, तो सारी चीजें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आना शुरू होगी। तो हिज फर्स्ट टीचर वाज अलारा कालमा, और भी टीचर से जिन्होंने अलग अलग विधियां, अलग अलग ज्ञान के तप के ज्ञान सीखे। उदरेका रामपुत्र, इनके दूसरे टीचर अदर्स टीचर्स में आते हैं, लेकिन पहला टीचर वगैरह आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इन्होंने अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते गए। जैसे आप हर साल अटेम्प्ट देते हो एग्जाम के, तो फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये भी 35 साल की उम्र तक, 29 में देखो घर से निकले थे और 6 अटेम्प्ट दिए, यूपीएससी की तरह 6 साल इन्होंने भी लगाए पूरा। तो 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, अंडर अ पीपल ट्री एट उर्बेला नामक स्थान, जो कि क्या है, अब बोध गया के नाम से जाना जाता है।
ठीक है ना। और किस नदी के किनारे? उस नदी का नाम था निरंजना नदी। ये सब आपके फैक्ट हैं भैया एग्जाम के। किस स्थान पे? उर्बेला। किस नदी के किनारे? निरंजना। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल का, वट का वृक्ष जिसको बोला जाएगा, ठीक है ना, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो निरंजना नदी आज के समय का फाल्गु नदी बोला जाता है, ठीक है ना। तो निरंजना नदी के किनारे उर्बेला नामक स्थान पे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटेंड हो गए ये, ठीक है, इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको 35 वर्ष की अवस्था में, आफ्टर 49 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेडिटेशन। 49 डेज, 49 दिनों तक इन्होंने लगातार मेडिटेशन किया, फिर जाके इनको फाइनली ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। अब भैया ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान क्या पास में रखोगे? अब उसको ऑब्वियस सी बात है, बांटोगे, लोगों को बताओगे असली जीवन का लक्ष्य क्या है, असली जीवन का सार क्या है। तो अब ज्ञान की वर्षा होगी, जहां जहां जाएंगे ज्ञान बांटेंगे। तो भैया वे अपना ज्ञान को डिलीवरी करना स्टार्ट किए लोगों के बीच। तो बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, यानी पहला जो इन्होंने अपना भाषण दिया, जो पहला इन्होंने अपना उपदेश दिया, इसका सही शब्द हो जाएगा उपदेश। तो पहला जो इन्होंने उपदेश दिया वो क्या था, कहां पे दिया, ये पूछा जाता आपका। फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, डीर पार्क में, पार्क वगैरह का भी नाम जानिएगा। टू हिज 5 डिसिपल्स, अपने 5 शिष्यों को, ठीक है ना, अपने 5 शिष्यों को इन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया। कहां पे? सारनाथ में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। आनंद एंड उपाली, इनके 2 सबसे प्रिय क्या थे? शिष्य थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आनंद बहुत ज्यादा प्रिय शिष्य थे, जो बात कहते थे मान जाते थे भगवान बुद्ध, ठीक है ना। आनंद एंड उपाली वर हिज फेमस डिसिपल, ठीक। सुजाता का भी नाम आता है। सुजाता वॉज द फार्मर डॉटर्स, एक किसान की पुत्री थी जिसने क्या दिया, हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोध गया, ठीक है ना। उन्होंने इनको खीर वगैरह खिलाई थी सुजाता ने। तो कहाँ की एक थी, किसान की पुत्री थी जो इनको बोध गया में खीर वगैरह खिलाई थी। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये भी इनको याद रखना है। कहां पर? कुशीनगर। जो इनके क्या कहते हैं, बुद्धा से रिलेटेड जो जन्म, आपके जन्म स्थान हुआ, या उनको इनलाइटेंड कहाँ पे मिला, पहला भाषण उन्होंने, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया, तो ये सब जगह भी आपके क्या माने जाते हैं, मेन तीर्थ स्थल के रूप में माने जाते हैं। ये भी आपसे एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, विच प्लेस इज रिलेटेड टू बुद्धा, तो ये भी ध्यान में आपको रहना है। बहुत सारी जगह उनसे रिलेटेड नहीं थे, लेकिन उनका वहां पे कदम नहीं पहुंचा था, वहां गए नहीं थे, ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। यूपीएससी में 2 क्वेश्चन 14-15 में लगातार आ गया था, ठीक है ना। तो लोग रिवाइज भी नहीं करके गए, तो कॉपी पेस्ट मार दिया लगातार, तो ये भी ध्यान रखना हमें सारी चीजें, ठीक है ना। तो कुशीनगर में इनको आपके क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई, जिसको क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। निर्वाण मतलब एनलाइटमेंट, और डेथ वाले इवेंट को क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण, ठीक। फिर उसके बाद 8 ग्रेट प्लेसेस, ये देखो आ गया ना, 8 ग्रेट प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, इसको ध्यान रखना है, इसको रट लेना है, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड 8 महान स्थल है, ग्रेट प्लेसेस हैं, तीर्थ स्थल की तरीके से। लुम्बिनी, जहां पे देखो इनका जन्म हुआ, सारनाथ जहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, श्रावस्ती, राजगृह, बोधगया, कुशीनगर, संकिसा और वैशाली, ये सब आपको जगह
याद रखना। और देखो वहीं पाटलिपुत्र दे देगा आपसे एग्जाम में, आपका और बगल में था पाटलिपुत्र, बहुत नाम था मगध का, पूरा एकदम खतरनाक राजधानी थी, सब कुछ थी, पक्का रिलेटेड होगा भगवान बुद्ध, जबकि पाटलिपुत्र आपका आंसर में रहेगा ही नहीं, ऑप्शन में आंसर में सही जवाब ही नहीं रहेगा, पाटलिपुत्र आप मार क्या होगा, तो पाटलिपुत्र इज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्ध, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी ये आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अशोका के बारे में आप जानते होंगे, द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बहुत बड़ा बुद्धिज्म को अपनाया उसने। जब देखे होंगे आप कलिंग का वार हुआ तो फिर फाइनली उसने क्या किया, बुद्धिज्म को अपनाया और बहुत बड़ा भक्त बना भगवान बुद्ध का, और पूरी दुनिया में उसने शांति के उपदेश दिए, ठीक है ना। और ही कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेंट मिशंस, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो बुद्ध आप किसके संरक्षक में हुई थी, अशोका के में हुई थी, और पूरी दुनिया में उसने मिशंस को भेजा कि भैया क्या है अशोक धम्मा, सारी चीजें उसने बताया कि सब कुछ सही से होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, पूरी अपनी बातों को बुद्धिज्म से रिलेटेड उसने प्रचार प्रसार किया। अब देखते हैं मिशंस जो उसने पूरी दुनिया में भेजा, कॉम्प्राइज इस महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका, तो पूरी दुनिया में इसने अपने मिशंस भेजे, उसके साथ साथ अपने बेटे को और बेटी को भी, कहां पे, अशोक ने महेंद्र और अपनी संघमित्रा बेटी के साथ श्रीलंका वगैरह में भी अपने विचार अपने मिशंस को भेजा था, ठीक है। बहुत बड़ा आपका क्या था, संरक्षक था, ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। पाल, पाल के बारे में, पाल वंश के बारे में आप पढ़े होंगे, तो पाल जो थे बंगाल के पाल और बिहार के और बंगाल के जो पाल थे, दैट वाज लास्ट ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म, आखिरी जो संरक्षक थे बुद्धिज्म के, पैटर्न दान वगैरह देना, दक्षिणा देना, पूरा इसको बढ़ावा देना, तो ये सबसे आखिरी में कौन माना जाता है, आपके पाल वंश को, पाल जो बंगाल बिहार के थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इवेंट्स, जो घटना वगैरह हुआ जो उससे एसोसिएटेड है बुद्धास के लाइफ से, बुद्ध के लाइफ से, तो ये चार जो आपके 5 इवेंट्स हैं, ये आपके क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो क्या है ये देखते हैं। तो जैसे आपको बताया मैंने, क्या अभी सारी चीजें, बर्थ हो गया, रेनन्सिएशन हो गया, तो जो उनका जन्म था वो बर्थ किससे रिलेटेड है, सिंबल, चिन्ह, आपके सिंबल भी रहते हैं, सिंबॉलिक रहते हैं, तो लोटस जो है क्या, एक खिलने का प्रतीक है, तो वो जन्म का प्रतीक माना जाता है। रिनन्सिएशन जो महाभिनिष्क्रमण जिसको कहते हैं, जब घर उन्होंने छोड़ा था तो उसको क्या बोला गया था, महाभिनिष्क्रमण बोला गया था, तो उसका क्या सिंबल है, हॉर्स है। फिर उसके बाद निर्वाणा, इनलाइटमेंट, ठीक है, निर्वाणा इनलाइटमेंट, ये क्या है, बोधि ट्री, ठीक है ना, बोधि ट्री इसका क्या है, निर्वाण की प्राप्ति जब होती है इनको, तो वो बोधि ट्री उसका सिंबॉलिक है। फिर धर्म चक्र परिवर्तन, जो फर्स्ट सरमन था वो किसका प्रतीक था, देखते होंगे आप, चक्र बना रहता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, उसका सिंबल व्हील है, ठीक है ना, उसका सिंबल क्या है, व्हील है। फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण, जिसको डेथ वगैरह का, जो डेथ वगैरह हुआ था इनको, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, वो क्या है, स्तूप, ठीक है ना, उसका क्या है चिन्ह, स्तूप। तो ये क्या थे, बुद्ध के इवेंट से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड 5 आपके इवेंट्स थे, जन्म, उनका रेनन्सिएशन, उनका एनलाइटमेंट, उनका पहला उपदेश, उनका महापरिनिर्वाण, इसके 5, ये आपके मैच द फॉलोइंग वगैरह में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका है, ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब बुद्धिस्ट के आर्किटेक्चर, उस समय किस तरीके से कलाकृतियां वगैरह सब हुआ करती थी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बुद्धिस्ट के जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे, मेनली 3 चीजों में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है स्तूप, अक्सर आप देखे होंगे, ठीक है ना, कहीं जाते होंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड किसी मोन्यूमेंट्स वगैरह किसी जगह पे, तो स्तूप होते हैं आपके, ये देखिए दिखाने की जरूरत क्या, दिख ही रहा, बताने की क्या जरूरत है, तो ये रहा आपका स्तूप।
तो इस तरीके से देखिए बना रहेगा, ऊपर आपका वो सब सारी चीजें रहेंगी, तो ये सब आपके देखने में अच्छा रहेगा, फोटो वगैरह खिंचाएंगे यहाँ पे। तो ये स्तूप ये आपका दिल्ली में ही है, प्रगति मैदान के पास आप जाके देख सकते हैं, बड़ा अच्छा है, मैं भी गया हूँ। तो ये स्तूप क्या होता है? रिलिक्स ऑफ द बुद्धा और सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर प्रिजर्व, यानी जो बुद्ध थे उनकी जो अस्थियां वगैरह थी, राख वगैरह थी, उसको थोड़ा सा पार्ट लेके कहीं रख के गाड़ के फिर उसी के ऊपर क्या बना दिया जाता था? स्तूप बना दिया जाता। मतलब ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसके नीचे उनके रिलिक्स हैं, वहीं पे ही बुद्धा से रिलेटेड या सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह हुआ करते थे बड़े बड़े नामी, उनके रिलिक्स से भगवान बुद्ध के रिलिक्स को रख के आपके एक निर्माण किया जाता था, जिसको क्या बोलते थे? स्तूप बोलते थे। फिर एक दूसरा यहाँ पे आर्किटेक्चर दिख रहा आपका चैत्य। चैत्य मतलब आपका क्या है? ये दूसरी बिल्डिंग, ये प्रेयर हॉल है। यहाँ पे क्या किया जाता है? पूजा पाठ वगैरह, पूजा पाठ इन द सेंस प्रेयर वगैरह किया जाएगा, पूरा चलेगा बुद्धिज्म का। ठीक। फिर तीसरा आपका क्या है? बिहार। बिहार मतलब रेसिडेंशियल मॉन्क्स एंड एसेटिक्स, ठीक है ना, जो भिक्षु वगैरह हुआ करते हैं बौद्ध के, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं? रेसिडेंशियल मतलब यहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं, ठीक है ना, धर्मशाला टाइप। तो ये चीजें क्या है? तीन आपके आर्किटेक्चर आपके पूछा भी गया है, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड बिहार, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आए थे। तो चैत्य याद कीजिएगा, ये प्रेयर हॉल हुआ करता था, बिहार क्या था? रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स, बाकी स्तूप क्या था? रिलिक्स ऑफ द बुद्धास या प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धास, ठीक है ना। बुद्धा के कौन कौन से डॉक्ट्राइन है, जिसको बोला जाता है 4 नोबल ट्रुथ, यानी 4 आर्य सत्य, ठीक है ना। 4 आर्य सत्य क्या है बुद्धिज्म के? तो सबसे पहले चीज जो उन्होंने बोला भैया 4 आर्य सत्य हैं बुद्धिज्म के, पहला है दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी पूरी दुनिया, पूरा संसार क्या है? दुखों से भरा पड़ा है। पूरा संसार दुखों का जड़ा है, पूरी दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। और जो इतना दुख है लोगों के पास, जो इतना दुख है, उसका कारण क्या है? डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। जो इतना दुखी हो उसका मेन कारण यही है कि आपके अंदर क्या है? इच्छाओं की भरमार है। आप गरीब हो, अमीर बनना चाह रहे हो, ए भगवान इतना पैसा दे दो, हम ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, मतलब इच्छाएं अमर है। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी, 220 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर है, उसकी भी इच्छाएं देखो इतनी ज्यादा हैं कि अभी भी हम मार्स पे बस जाएं, या ये कर लें, वो कर लें, इसको पीछे कर दें, इसको, मतलब सब ऐसा नहीं है कोई संतोष बैठा है कि इतना मिल गया चलो भैया अब काफी है। ये चीज है, यानी पूरी दुनिया क्या है? दुखों से भरी है। और उसका कारण क्या है? डिजायर है, इच्छा है। फिर कहा गया कि इस जो सफरिंग्स हैं, जो दुख हैं, उस दुख का इलाज भी है। देयर द सेसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, इसको दूर किया जा सकता है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है, इसको हम जकड़ सकते हैं, किसी चीज में बस में कर सकते हैं। जो हमारे सारे दुखों का कारण है क्या? इच्छाएं। और उसको हम कैसे अपने बस में करेंगे, कैसे जकड़ेंगे? द सेसेशन ऑफ सफरिंग कैन बी अटेन्ड बाय द 8-fold पाथ, यानी हमारे पास 8 ऐसे मार्ग हैं, 8 ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप इन दुखों का जो सागर है सबके साथ, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। वो क्या है? हमारा 8-fold पाथ, या जिसको हम बोलते हैं अष्टांग मार्ग, ठीक है ना। अष्टांग मार्ग के द्वारा हम इस दुखों से मुक्ति पा सकते हैं।
तो भैया वो क्या है अष्टांग मार्ग, क्या है वो 8 फोल्ड पाथ, देखते हैं आगे। ये 8 ऐसे मार्ग हैं, 8 ऐसे फोल्ड पाथ हैं आपके, जो आपके दुखों को दूर कर सकते हैं, आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो क्या है? पहला, राइट फेथ, सम्यक विश्वास, ठीक है ना, आपका फेथ होना चाहिए दूसरों पर, खुद पर, ठीक है ना। राइट रिजॉल्व, किसी चीज को सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको, सम्यक ज्ञान होना चाहिए आपको, राइट स्पीच, बोलचाल आपकी अच्छी होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए आपको। ये नहीं कि जिसको पा रहे हो गरिया रहे हो, बोल रहे हो, पीठ पीछे कुछ भी कह रहे हो, ये सब नहीं होनी चाहिए। राइट एक्शन, सही दिशा में सही प्रयास करना चाहिए। आपके लक्ष्य क्या है जीवन को, उस पर नजर होनी चाहिए। राइट एक्शन, ये नहीं कि बस पढ़े हो, जो पढ़ रहे हो, जो खा रहे हो, सो रहे हो, ठीक है ना। राइट एक्शन फॉर द राइट डायरेक्शन। राइट लिविंग, आपका जीवन अच्छा हो, जीवन निर्वाह अच्छा हो, अच्छे तरीके से रह रहे हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, खुश हो, बंधुत्व की जारा अपना रहे हो, लिबर्टी, ये सब सारी चीजें से आपका लिविंग अच्छा होना चाहिए। आपके एफर्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, राइट एफर्ट्स होने चाहिए, सही दिशा में सही प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रयास गलत किए जा रहे हो, कोस रहे हो किसी और को, किस्मत को, लोगों को, और जबकि आपके एफर्ट्स ही गलत दिशा में लग रहे हैं, तो ये सब भी होनी चाहिए। राइट थॉट्स, आपके विचार ही आपका निर्माण करते हैं। जिस तरीके से आपका विचार होगा, उसी तरीके से आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। गांधी जी क्या कहते थे कि जैसा तुम सोचोगे उसी तरीके से बन जाओगे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक विचार वाला व्यक्तित्व बनेगा, निगेटिव वाले रहेंगे, निगेटिव वाला बनेगा। तो इंसान एक ऐसा जीव है, जिस तरीके से सोचो विचारोगे उसी तरीके से आपका निर्माण होगा। तो राइट थॉट होना चाहिए। फिर उसके बाद राइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब आपका सही दिशा में आपका दिमाग होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, पूरा एकाग्र होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं, उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में हमेशा जिए, उसी में जिए, उसी में मरिए, तब आपको कहीं जाके लक्ष्य प्राप्ति होगी। तो ये सब आपके क्या हैं? अष्टांग मार्ग हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी इंद्रियों को, आप अपने दिमाग को, आप अपनी चीजों को बस में कर सकते हैं, और इन डिजायर में जो फंसे हैं, सफरिंग्स में फंसे हैं, उसको आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये तो था इनका 8 फोल्ड पाथ। आगे देखते हैं क्या बोला फिर इन्होंने। द अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ इज टू अटेन निर्वाण। इन्होंने कहा कि भैया लाइफ का, जीवन का असली जो एम है, असली जो उद्देश्य है, वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति है द इटर्नल स्टेट ऑफ द पीस एंड पीस, जो कि आपको फाइनली सुख और शांति को प्रदान करेगी। तो इसका मतलब, निर्वाण का मतलब विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब आप निर्वाण, एनलाइटेंड हो जाओगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप क्या हो जाओगे? जन्म और मरण के साइकिल से, जन्म और मरण की जो साइकिल चलती रहती है, उससे क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना। इस मोह माया से दूर हो जाओगे जब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक। फिर द वर्ल्ड इज मोमेंट्री। इन्होंने बोला भैया जो दुनिया है वो बस क्षणिक मात्र है, कुछ नहीं है। आज आए हो, कल चले जाओगे, पता नहीं चलेगा, फालतू में सब बटोर के रख रहे हो। कौन आया था, क्या लेके गया था? सिकंदर आया, पूरी दुनिया पे राज कर लिया, पूरी दुनिया की धन दौलत इकट्ठा कर लिया, तब भी नहीं बचा पाया अपने आप को, और न कुछ ले जा पाया।
तो क्षणिक मात्र है, कब आओगे कब चले जाओगे पता नहीं चलेगा, अपने बस में कुछ नहीं है, ठीक है ना। द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज दैट व्हाइल इट बिलीव्स इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इट डज नॉट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। यानी बर्थ और डेथ की जो वो था साइकिल था, उस पर उन्होंने विश्वास किया, लेकिन जो आत्मा का जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया। यानी जन्म मरण तो है, पूरी साइकिल की आत्मा का इन्होंने कोई उस पर विश्वास नहीं किया। द मिडिल पाथ ऑफ बुद्धिज्म स्टेट दैट मैन शुड डिवाइड बोथ एक्सट्रीम्स। मतलब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि भैया आपको क्या है, जो अष्टांग मार्ग है पूरी तरीके से 8 मार्गों को फॉलो करो। इन्होंने बीच का भी मार्ग दिया, 8 में से 4 आप अगर फॉलो करोगे तब भी काफी हद तक आप उन सब सारी जो दुनिया की सफरिंग्स हैं उनसे आप काफी हद तक मुक्ति पा सकते हो, ठीक है। तो चलिए और कुछ देखते हैं। त्रिरत्ना ऑफ द बुद्धिज्म। तो क्या थे त्रिरत्ना ऑफ द बुद्धिज्म? ये था आपका बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है ना। क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्ना है आपके बुद्धिज्म, ठीक है ना। इनको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। बुद्ध का काम आपका ज्ञान बैठना, सारी चीजें, ये इनके त्रिरत्नास थे, ठीक। आगे देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, साहित्य बुद्धिज्म के। तो बुद्धिज्म लिटरेचर का सबसे बड़ा अगर साहित्य में देखा जाता है तो वो था आपका मिलिंद पन्नु। पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मिलिंद पन्नु क्या था? एक क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, ठीक है ना। मिलिंद, तो क्या थे मिलिंद? मिलिंद वॉज आइडेंटिकल विथ इंडो ग्रीक रूलर मियंडर, ठीक है ना। तो क्या थे ये? रूलर थे इंडो ग्रीक के, तो उनका नाम मियंडर था, तो उन्हें मिलिंद बोला गया है उस बुक वगैरह में। तो और मिलिंद और बुद्धिस्ट एक संत थे जिनका नाम था नागसेन। तो उस वही है कि जो मिलिंद जब आए नागसेन से मिले तो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न वगैरह पूछे। अच्छा तुम ऐसा बताओगे, तुम ऐसा कहोगे, ऐसा मुक्ति पा जा सकती है, मतलब होता नहीं चैलेंज टाइप। तो उस चैलेंज की एक आप हमारे प्रश्नों का सही जवाब दीजिए तो हम जाने माने। तो मिलिंद ने, मियंडर ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए नागसेन से, तो नागसेन ने उसके सही जवाब दिए सारी बातें। तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन है बिटवीन द मिलिंद एंड नागसेन, उसी बुक का नाम है मिलिंद पन्नु। ये मतलब ये नागसेन है और ये आपके कौन है? मियंडर, ठीक। तो उसी बुक को ही क्या बोलते हैं? मिलिंद पन्नु। सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य में से एक मानी जाती है बुद्धिज्म की, ठीक है ना। ये चीज आपको पता चल गई। उसके बाद हम देखते हैं और अलग जो साहित्य हैं, पाली टेक्स्ट, पाली भाषा में लिखी गई थी बुद्धिज्म के लिटरेचर्स वगैरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वो आप सुने होंगे त्रिपिटक, ठीक है ना। त्रिपिटक, तो त्रिपिटक क्या है? त्रि मतलब 3, पिटक मतलब होता है बास्केट, 3 बास्केट समझ सकते हैं। पिटक लिटरली मीन्स बास्केट एंड इट वाज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जो कि रिटर्न की गई थी किस पे? पाम लीव्स पर, मतलब पाम की जो पत्तियां होती हैं उस पे सारी चीजें लिखी गई थी उनसे रिलेटेड, जो कि बास्केट में रखी गई थी। 3 बास्केट था तो त्रिपिटक उसको कहा गया है। और त्रिपिटक रिफर्स टू 3 कमेंटेटरीज, मतलब 3 उसमें पूरी बातों को बोला गया, बताया गया। और वो थी आपकी त्रिपिटक में, एक थी सुत्त पिटक, एक थी विनय पिटक, तीसरी थी आपकी क्या? अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। टोटल कितनी पिटक थी? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या था? बुद्ध के द्वारा कही गई बातें, जो उनके आप देखे होंगे आफ्टर द निर्वाणा जितने उपदेश वगैरह दिए उन्होंने, तो सारे उनके उपदेश वगैरह किसमें थे? सुत्त पिटक में थे। और विनय पिटक में क्या था? मोनास्टिक कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट
पतिमोकोश, तो मोनेस्टिक कोड वगैरह मतलब इनसे बुद्धिज्म से रिलेटेड वगैरह सारी चीजें, क्या चीज फॉलो करो क्या ना फॉलो करो, मतलब उनकी फिलॉसफी वगैरह सारी चीज आपकी विनय पिटक में थी। फिर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी इसमें विनय पिटक में, पतिमोक्षा, ठीक है ना, पतिमोक्षा। फिर उसके बाद है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस एंड मेटाफिजिकल डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड सारी चीजें आपके इसमें थी, अभिधम्म पिटक में थी, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं दिवावंशा एंड महावंशा। दिवावंशा एंड महावंशा क्या था, दैट वाज द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में ये आपकी कंटेन्स की गई मिली सारी चीजें। दिवावंशा एंड महावंशा ग्रेट क्रॉनिकल्स हैं, वहां पे श्रीलंका में पाई जाने वाली उनसे रिलेटेड आपके साहित्यिक बुक वगैरह, ठीक। फिर उसके बाद विशुद्धिमग्गा बाई बुद्ध घोष, बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है, मतलब ये साहित्य है आपका जिसका नाम था विशुद्धिमग्गा, ठीक। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुद्धिज्म काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी, बौद्ध संगीतियां, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो इसके बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बौद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, कब हुई, किसके संरक्षण में हुई, और क्या क्या घटनाएं घटी अलग अलग काउंसिल, ठीक है ना। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बच्चों कब हुई थी, ये हुई थी राजगृह में हुई थी, 483 BC में हुई थी। सब ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग वगैरह आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत काउंसिल मतलब सारे लोग जो इकट्ठा होते थे, पूरा उसमें बातें होती थी, पूरा सारी चीज होती थी। तो राजगृह में हुई 483 BC में, जो कि इसको कराने वाला मेन पैट्रोनेज कौन था, किसके अध्यक्षता में हुई, अजात शत्रु था, पूछा जाता है, ठीक है ना। कब अजात शत्रु था, कब आपका अशोक था, पहले दूसरे तीसरे सब पूछते हैं एग्जाम में। तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह 483 BC अजात शत्रु के पैट्रोनेज में। इट टूक प्लेस जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद ही इसको कराया गया, और राजा शत्रु ने कराया। और इसी बौद्ध संगीत में क्या हुआ, कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटका और विनय पिटका को क्या किया गया, कंपाइल किया गया, एक साथ लाया गया, ठीक है ना। तो ये पहली बौद्धिस्ट काउंसिल में हुआ। दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, उसके 100 साल बाद हुआ, भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद 383 BC में। 483 में पहला हुआ, 383 में दूसरा हुआ, और इसने कितना समय लिया, 100 साल का वक्त लिया। और यहाँ पे कहाँ पे हुआ, वैशाली में। पहले कब हुआ था, राजगृह, दूसरा वैशाली, किसके पैट्रोनेज में, कालाशोक, ठीक है ना। कालाशोक के समय में हुआ। इट वॉज प्रिसाइडेड बाई सबा कमी, सबा कमी के द्वारा अध्यक्षता की गई। द schism took place in this council on the issue of rules and disciples as a result of 2 groups, महासंघिका एंड थेरीवादी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अस्थिर विधान वर फॉर्म, मतलब एक तरीके से 2 ग्रुप में बढ़ गया। यहाँ पे विचार धीरे धीरे समय बदलता गया, विचार लोगों के बदलते गए, तो 2 ग्रुप में यहाँ पर भी थेरीवादी और महासंघिका के रूप में बढ़ गया, बदल गया, ठीक है ना। आगे भी चेंज होगा। थर्ड काउंसिल आपके सामने आ गया। तो थर्ड काउंसिल में क्या हुआ, पहली बात तो ये कहां पे हुआ, पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज किया गया, किसके अंडर में, अशोका के, ध्यान में रखिएगा। और ये किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया, अध्यक्षता की गई, मोगलीपुत्र सीता, ठीक है ना, मोगलीपुत्र तीसा के अध्यक्षता में इसको प्रिसाइड किया गया। और इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ थेरीवादिन्स, ठीक है ना, थेरीवादिन्स की काउंसिल को के नाम से भी जाना जाता है। एंड कथावट्टू वाज एडेड द अभिधम्म पिटका, वहां पे देखिए सुत्त पिटका बिना पिटका ऐड हुआ था, तीसरे में अभिधम्म पिटका को भी ऐड कर दिया गया इस काउंसिल में, ठीक है ना। नन ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस काउंसिल, ठीक है ना। फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल, ये कब हुआ भैया, कहां पे हुआ, कुंडल ग्राम नामक स्थान पे हुआ, जो कि कहां पे है, कश्मीर में है। द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल वाज वासुमित्रा, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, अश्वघोष, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना,
अश्वघोष था। फिर क्या हुआ देखने को यहां मिला, महाविधाभाषा द डॉक्ट्राइन ऑफ श्रावस्तिवादीन वॉज रिटन इन हाउ, किस भाषा में, संस्कृत, इन कॉपर प्लेट एंड इनक्लोज टू द स्टोन बॉक्सेस, कॉपर प्लेट वगैरह में लिखा गया। ड्यूरिंग द काउंसिल ऑफ टू सेक्ट्स, ये पूछा जाता है कि हीनयान और महायान कब दो सेक्ट्स में बट गए बुद्धिज्म, तो ध्यान में रखिएगा ये फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में आपके बट गए थे, हीनयान और महायान। ठीक है ना। अब इनके भी अलग अलग विचारधाराएं थी, क्या थी, कैसे थी, इसको हम आगे देखते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है कि बुद्धिज्म दो भागों में या तीन भागों में बट गया, कितने सेक्ट्स में बट गया, यही हमें देखना है। तो मेनली कितने सेक्ट्स में बटा, 3 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म आर हीनयान, महायान और वज्रयान। 3 भागों में बट गया। हीनयान के बारे में जानते हैं, इनकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे, फिर महायान और वज्रयान को देखेंगे। तो हीनयान के जो फॉलोअर्स थे वो विश्वास करते थे बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स, मतलब जो बुद्ध कह के गए थे, सेइंग बाय द बुद्धास, उस पर विश्वास करते थे। कौन? बुद्ध के जो हीनयान वाले वर्जन लोग थे, मतलब हीनयान के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग पे विश्वास करते थे। दे सॉट इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, मतलब हम एक तरीके से जो मोक्ष की प्राप्ति या आपका निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से या योग या मेडिसिन के माध्यम से, ठीक है, मेडिटेशन के माध्यम से। ठीक। और फॉलोअर्स क्या करते थे? डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा पे ये विश्वास नहीं करते थे। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, मूर्ति पूजा पे आपके जो हीनयान वाले लोग थे, ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ठीक है ना, ये बस भगवान को ही बुद्ध मानते थे, बुद्ध को उन्हीं के हिसाब से ही फॉलो करते थे। ठीक है ना, जो मूर्ति पूजा करते थे वो आगे वाले करते हैं, महायान वाले। तो हीनयान जो थे, नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड हिस्टोरिकलिटी बुद्धा, मतलब जो बुद्धिज्म जब पहले थे उन्हीं को ही ध्यान में रख के मानते थे। इस सेक्स के लोग लॉर्ड बुद्धा एज अ टीचर नॉट एज द गॉड, यानी बुद्ध को उन्होंने कभी भगवान का दर्जा नहीं दिया, हीनयान वालों ने। ठीक है ना, वो मानते थे बुद्ध क्या थे? एक टीचर थे जो हमें मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ रहे या थे। उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि किस तरीके से हम इस दुनिया के मोह माया से दूर हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने कभी हीनयान वालों ने कभी भगवान को दर्जा नहीं दिया। ठीक है ना, उन्होंने क्या माना? एक टीचर के रूप में माना। और क्या है? द लिटरेचर ऑफ द सेक्ट इज मेनली इन पाली। ये एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि हीनयान की कौन भाषा थी, किस भाषा में वो अपने लिटरेचर को रखते थे, लोगों के बीच अपनी बातों को रखते थे, और महायान वाले। तो ध्यान में रखिएगा, हीनयान वाले किस भाषा में लिटरेचर उनका हुआ करता था? पाली भाषा में। ठीक है ना। और इनका जो मेनली कहां पे इनका ठहराव था, कहां पे रहते थे? नॉर्थ इंडिया में इनकी ज्यादा संख्या थी, साउथ इंडिया में, कि वेस्ट में, ईस्ट में। तो ध्यान में रखिएगा, जो हीनयान वाले थे वो सदर्न इंडिया में ज्यादा रहते थे, सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन था। ठीक है ना। फिर कहां पे? जैसे सदर्न में, साउथ में श्रीलंका है आपका, बर्मा है, श्याम थाईलैंड है, जावा द्वीप है जो इंडोनेशिया वगैरह के बाद। तो ये सब सारी चीजें आपकी क्या थी? हीनयान। ठीक है ना। देयर वर 2 सबसेक्ट्स ऑफ द हीनयान। वैभिष्का की क्या थी? एक सबसेक्स था आपके किसका? हीनयान का। ठीक है ना। उसमें भी कई सारे सेक्ट्स में लोग बटे हुए थे, वैभिष्का वगैरह भी इनका एक अलग सेक्ट था, लेकिन मेनली हीनयान, महायान और वज्रयान में ही डिवाइड था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। महायान को देख लेते हैं जल्दी से। इनके फॉलोअर किसमें विश्वास करते थे? हिस्टोरिकली बुद्धा को। ठीक है ना, हिस्टोरिकली जो बुद्ध थे उसके विश्वास करते थे। दे सॉट द साल्वेशन थ्रू अ ग्रेस ऑफ सेल्फ एंड बुद्धा एंड बुद्धिस्टों के द्वारा ही पा सकते हैं। ये किस पे विश्वास करते थे? सबसे बड़ी बात है आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे महायान के लोग। और दिस सेक्ट ट्रीटेड बुद्धा एज अ गॉड, मूर्ति के रूप में पूजा, और किसके रूप क्या मानते थे? भगवान रूपी मानते थे। ठीक है ना।
द लिटरेचर ऑफ दिस सेक्ट इज कंपाइल्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। अभी देखिए हीनयान का क्या था, पाली भाषा था, तो इनका क्या था, संस्कृत भाषा था। ठीक है ना, संस्कृत भाषा में इनकी लिटरेचर वगैरह हुआ करती थी। और इनका कहां पे रहने का था, नदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है ना, साउथ में थे हीनयान वाले, महायान वाले नदर्न एरिया। और इनका मेनली आउट बियॉन्ड द बॉर्डर चाइना, कोरिया, जापान, इसलिए बुद्धिज्म को क्या बोला जाता है, वैश्विक धर्म बोला जाता है। देयर वर टू सबसेक्ट्स, ये भी दो भागों में बटे थे, मध्यमिका या इसको कहा जाता था शून्यवाद, जिसके फाउंडर कौन थे, नागार्जुन। ठीक है ना, मध्यमिका के। फिर इसके बाद योगाचार या विजयनवाड़ा, इसका फाउंडर कौन थे, मैत्रियानाथ एंड हिज डिसिपल असंगा। ठीक है ना, ये भी दो सेक्ट्स में बट गया था आपका महायान। ठीक, आगे है आपका वज्रयान। तो वज्रयान क्या है, इनके फॉलोअर्स कौन थे, ये पहली बात तो कहते थे हम सेल्वेशन वगैरह जो पाएंगे किसके थ्रू पा जाएंगे, मैजिकल पावर, मतलब पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये सब स्वाहा भस्म, ये सब करके हम पाएंगे, जिसको कहलाएंगे हम वज्र हो जाएंगे, मतलब मैजिकल पावर के थ्रू हमारे पास अपार शक्ति आ जाएगी। ठीक है ना, तो इनके मेनली जो फॉलोअर्स वगैरह तिब्बत वाले रीजन में मिलते थे, ये किस पे विश्वास करते थे, ये वाले सेक्स बिलीव इन द वर्शिप ऑफ फीमेल डाइटीज, मतलब देवियां वगैरह, देख रहे हैं देवी वगैरह, पूरा इस तरीके से इन पे विश्वास करते थे। द चीफ डिवाइनिटीज ऑफ द न्यू सेक्स वर द तारस। ठीक है ना, इनके मेन देवी वगैरह थे। इट बिकेम पॉपुलर इन, कहां पे, ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुआ आपका मेनली बंगाल और बिहार वाले रीजन पे। ठीक है ना, तो ये सब सारी जानकारी आपको मिली बुद्धिज्म में। तो काफी हद तक आपके फैक्ट्स वगैरह इसमें कवर हुए हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो उसमें काफी चीजें हमें मिलेंगी जानने के लिए, और कुछ इसमें से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कवर ही हो गया है। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं ना, तो एक आपका संपूर्ण तैयारी हो जाती है। तो हम यही कोशिश करेंगे, तो फिर आपके अपकमिंग डेज में एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेके आएंगे इससे रिलेटेड, तो आपको और भी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। बाकी इसी से हम 90 मोर देन 90% हमने फैक्ट और सारी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया है। ठीक है ना, बाकी तो देख रहे हो अब हम सुत्त पीठिका, विनय पीठिका, अभिधम पीठिका, ये सब तो पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे कि इतना ज़्यादा ज़रूरत है। काम की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरत होगा। ठीक है ना, फालतू पढ़ने के लिए तो उतना टाइम है नहीं, तो बाकी हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर लिया। बाकी जो इधर उधर होंगी वो मिलती रहेंगी हमें इधर उधर से। तो आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।